मित्रों, द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार। कल हमने चर्चा की थी कि शेयर बाजार में ऑपरेटर्स गेम कैसे खेलते हैं, शेयर बाजार का असली खेल क्या है, इनसे कैसे बचा जाए, कैसे कमाया जाए, इसमें आपको कैसे फिटवाए। और ले दे के मैंने शॉर्ट में बताऊंगा। निष्कर्ष एक ही था कि मैंने कहा था कि आप लॉन्ग टर्म चलिए, क्वालिटी शेयर्स में पैसा लगाइए और लॉन्ग टर्म चलिए। द ओनली एग्जाम्पल, अगर आप वारेन बफेट की बात करते हैं, उसकी बात को सुनने में इंटरेस्ट है, उसका भी यही फॉर्मूला था, गो ऑन लॉन्ग। खैर, शेयर बाजार आज ठीक ठाक खुले थे, रेड में आ चुके हैं, अच्छे खासे रेड में आ चुके हैं। अमेरिकन मार्केट फ्लैट से। आखिर क्या कारण है कि भारतीय बाजारों के अंदर बाजार ग्रीन में टिक नहीं पाते, बाजार अपनी बढ़त को कायम नहीं रख पा रहे हैं? उसका कारण सिर्फ एक ही है कि एक ऐसा कुछ तो परिणाम खराब आ रहे हैं। ये परिणाम आशा के अनुरूप नहीं आ रहे हैं। जैसे एल&टी का परिणाम है, एस्टिमेट उनका कुछ भी होगा, आया तो कम है, कमजोर है, लेकिन फिर भी इतना कमजोर नहीं। टाटा पावर का रिजल्ट खराब आया कल। टीवीएस मोटर के रिजल्ट को अच्छा बता रहे हैं, मैं उसको खराब कहता हूँ, खराब था, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो प्रोग्रेस आनी चाहिए बढ़ती हुई इकोनॉमी, बढ़ती हुई कंपनी में है। अगर इस क्वार्टर में वो गिर गई, उसकी वर्किंग और प्रॉफिट गिर गया, फिर काय की अच्छी। हीरो मोटो का रिजल्ट भी अच्छा नहीं कह सकता, क्योंकि सेल प्रोग्रेसिव नहीं है। प्राइस रिवीजन दोनों कंपनियों ने किया, उसके बावजूद भी शेयर टर्नओवर बढ़ के नहीं आया, सेल बढ़ के नहीं आई, घट के आई है उसके बावजूद। सेल क्या इंडिकेशन है? बट मीन्स देयर इज ए लेजीनेस इन द मार्केट। हीरो होंडा के लिए, हीरो मोटो के लिए तो आप ये कह सकते हो कि भाई ये ग्रामीण लोगों की पसंद है, ये हीरो होंडा मोटरसाइकिल, हीरो मोटरसाइकिल। और ग्रामीण लोग क्योंकि फसल वसल के सिलसिले में व्यस्त थे, और अब बिकेगी ये मोटरसाइकिल, ये कह सकते हो 5-7% सेल नीचे थी दोनों की। तो चलो खैर, सब ठीक हो जाता है, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी नज़र में। तो कोई बात नहीं, जो अच्छी चीज़ है, हीरो मोटो, टीवीएस मोटर, एल&टी, टाटा पावर को मैं अच्छी नहीं मानता हूँ। टाटा पावर जब अच्छी है जब ये जो अल्टरनेट एनर्जी के जो वो रिन्यूएबल्स के लिए जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट है और सोलर के जो प्रोजेक्ट हैं, इनको ये सोलर इक्विपमेंट, मतलब पैनल समझो, इक्विपमेंट समझो, रूफटॉप पैनल समझो, ये अलग कंपनी डालते हैं। इसमें मिल गई तो आप गंगा के अंदर आप मानिए दो लोटे अमृत डाल लो, वो अमृत दिखाई नहीं देगा आपको। इतनी विशाल कंपनी में आप 5,000 करोड़, 2,000, 3,000, 4,000 करोड़ का टर्नओवर मिला भी देते हो, और वो प्रॉफिट, मतलब उसमें 25%, 30% मार्जिन भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। इसलिए क्योंकि टाटा का जो पावर जनरेशन बिजनेस है थर्मल का, वो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं था बस। तो खैर ठीक है, जो भी है, टाटा पावर इतना खराब भी नहीं है, आशा रखनी चाहिए। 10,000 मेगावाट पावर का कैपेसिटी कर रहे हैं ये उसकी, रिन्यूएबल एनर्जी की, रिन्यूएबल की। तो ठीक है, ठीक ठाक है, कोई खास बात नहीं। ये बात अब हम चर्चा करेंगे आज कि शेयर बाजारों में आखिरकार एक इन्वेस्टर की, एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की पसंद क्या हो, वो किस तरह के शेयर पसंद करे, किस तरह के सेलेक्ट करे, और पसंद का आधार क्या हो। ये सब एजुकेशन है, मेरी तरफ से एजुकेशन है। मेरा ये लेक्चर है खाली एजुकेट करने के लिए, लोगों को ट्रेंड करने के लिए। मेरा ये वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं है, या इसलिए किसी भी कारण से इसलिए नहीं है कि मैं कोई रिकमेंड कर रहा हूँ, मेरी कोई रिकमेंडेशन। बीच बीच में उदाहरण दूंगा, अभी कम से कम 10-20 कंपनियों के नाम मैं रेफर करूंगा। इट डजेंट मीन कि वो खरीद ली जाए, वो अच्छी थी, अच्छी हो भी सकती है भविष्य में, बट आई डोंट।
आप पढ़िए, लिखिए, समझिए। मैं उन कंपनियों के गुण अवगुण बता दूंगा, मैनेजमेंट बता दूंगा, प्रोडक्ट बता दूंगा। तो इसलिए अब चलते हैं। मेरा पहला स्लोगन है, गो इन द टेक्नोलॉजी। वो किसी भी प्रोडक्ट में हो सकती है। किसी भी प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी हो सकती है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो आपका टेलीविज़न हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कार हो, चाहे स्कूटर हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे जहाज हो, चाहे बंदूक हो, चाहे लड़ाकू विमान हो, सड़क हो, कोई भी चीज़ हो, टेक्नोलॉजी किसी भी क्षेत्र में आ सकती है। लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी होती हैं जो नकल की जा सकती हैं। आज एक आदमी उस टेक्नोलॉजी को लेकर आया और इतनी इजी टेक्नोलॉजी होती है कि वो वाइड स्प्रेड हो जाती है, तो उसमें तो कोई फायदे वाली बात नहीं। लेकिन कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होती हैं जो इन हाउस एक एंटरप्रेन्योर या एक टेक्नीशियन या एक साइंटिस्ट खुद खोजता है, खुद प्रोजेक्ट लगाता है। वो टेक्नोलॉजी आउट होना आसान खेल नहीं। और एक टेक्नोलॉजी वो है जो विदेशों से बोरो करके लाई गई। विकसित जो साइंटिफिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड कंट्रीज हैं, उनसे बोरो की जाए। तो जो पहली मैंने टेक्नोलॉजी बताई है वो तो व्यर्थ है, उसकी कोई सार्थकता नहीं। वो तो आया राम गया राम, जैसे आटा पीसने की कोई चक्की लगा ली, कोई मॉडर्न चक्की, और उतने ही टाइम में 10, 20, 50 चक्कियाँ आ गई, खत्म, कोई खास। अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इन हाउस एक एंटरप्रेन्योर ने डेवलप की है। तो वैसे तो मैं जिन कंपनियों का नाम लूँगा वो विदेशी कंपनी हैं, देशी भी हैं, उसमें देशी का बताऊँगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मेटा, नेटफ्लिक्स, गूगल, ये सब अमेरिकन कंपनीज हैं। इन्होंने जो डेवलपमेंट किया, उस टेक्नोलॉजी को कोई ना तो पहुंच पाया है और ना मैं पहुंच पाऊंगा। एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो चाहे हार्डवेयर में ही है, चाहे, लेकिन जो क्वालिटी जो तैयार करती है, उस क्वालिटी का कोई सामने नहीं है, कोई आदमी पहुंच नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात आप और देखिए कि ये मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, बल्कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं खाली, और वो नकल भी नहीं कर पाया कोई। ये सबसे बड़ी बात है टेक्नोलॉजी की इनकी। इसका मतलब दैट इज ए वेरी वेरी प्रिसाइज टेक्नोलॉजी। माइक्रोसॉफ्ट कोई भी डेवलप नहीं कर पाया, IBM ने किया जो कोई खास टक्कर ले नहीं पाया, वो बराबर का साथी नहीं बन पाया। वो एक पीछे चलता हुआ बहुत पीछे चलता हुआ, धीरे धीरे चलता हुआ एक खिलाड़ी है। मेटा, नेटफ्लिक्स पिक्चर ही दिखाती है चाहे, लेकिन कर लो कोई मुकाबला देखा इसका। रिलायंस भी आया, एयरटेल भी आया, नहीं पहुंच पाए उसकी टेक्नोलॉजी। ये तो ऐसा थोड़ी है कि ये नहीं चाहते थे, चाहते थे, बट दे कुड नॉट रीच अप टू दैट टेक्नोलॉजी। तो ये इंटैक्ट टेक्नोलॉजी है, इसीलिए इन्होंने झंडे गाड़े हैं और इनका झंडा लहरा रहा है, और मेरा ख्याल तो लहराता रहेगा। अभी तक तो कोई ऐसा चैलेंज आया है। लेकिन अब आते हैं हम इंडिया पे आते हैं। आप ये कहोगे कि साहब ये टेक्नोलॉजी हमारे किस काम की, 100 माइक्रोसॉफ्ट के शेयर 35 लाख रुपए के आते हैं, हम तो खरीद नहीं सकते, और खाली 100 शेयर खरीद के बैठ जाए तो माला जपेंगे, फिर बताइए आप। ये बात सही है आपका। एक नॉर्मल इन्वेस्टर इतना कॉस्टली शेयर खरीद करके, वो भी विदेशी शेयर, संभव नहीं, अच्छा नहीं। आज जिसके पास 10-20-50 करोड़ रुपए वो खरीद लेगा, लेकिन 50 लाख 1 करोड़ वाला नहीं खरीदेगा। तो अब आते हैं इंडिया में। देखिए उतनी बड़ी टेक्नोलॉजी तो डेवलप नहीं हो पाई जो माइक्रोसॉफ्ट की, गूगल और एप्पल की है इनकी, क्योंकि देश एक गरीब देश है। इसके अंदर R&D पे इतना बड़ा खर्चा नहीं किया जा सकता। ना तो सरकार के पास इतना पैसा है, ना एंटरप्रेन्योर के पास इतना पैसा है। लेकिन फिर भी इस देश के एंटरप्रेन्योर्स हैं, और सरकार के एजेंसीज ने भी किया है, IIT इंस्टीट्यूशंस ने भी डेवलप किए हैं, बहुत कोशिशें की हैं, कुछ न कुछ निकल के आता है। तो मैं सबसे पहले नाम लूँगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डाटा पैटर्न, आइनॉक्स, आज़ाद इंजीनियरिंग और जेन टेक्नोलॉजी।
ये इस समय इस भारत के बाज़ारों में लिस्टेड हैं और अपना रुतबा कायम किए हुए हैं और देश के शेयर बाज़ारों के अंदर अपनी एक सम्मानजनक स्थिति बनाए हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खरीद लें। खरीदना एक ऐसी चीज़ है, मैं आपसे बताऊँ, किस रेट में खरीदना, कब खरीदना, किस वक्त खरीदना, ये टोटली एक डिफरेंट इशू है। वो तो आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, हाँ इन कंपनियों पे ध्यान दीजिए, आप इन कंपनियों की स्टडी कीजिए, आप अपने मित्रों से अपने फाइनेंशियल चर्चा कीजिए और मैं जो बिंदु बता रहा हूँ उन पर चर्चा कीजिए। आप मतलब विद रेफरेंस टू दोज पॉइंट प्लीज डिस्कस दीज पॉइंट्स विद योर कोलीग्स, विद योर ब्रोकर, विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। और धीरे धीरे करो। अगर आप ये पाते भी हो साहब ये कंपनी अच्छी है, धीरे धीरे करिए, एकदम करने की क्या जरूरत है। जो भी आपकी जेब अलाउ करे, आपका बजट अलाउ करे, हिसाब से कीजिए, दैट्स ऑल। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स फाइटर जेट कोई नहीं बना सकता, ये क्लोज गार्डेड टेक्नोलॉजी है। तेजस के ऊपर सन 1987 से काम चल रहा था, जाकर के तैयार कब हुआ है, जब मोदी सरकार आई। मोदी सरकार के आने के बाद भी 6-7 साल बाद तैयार हुआ है। ऐसे तो बीच में ऐसी भी हालात आ गए थे कि इनके पास सैलरी देने को पैसे नहीं रहते सन 14-15 में, लेकिन 15 को 18-19 की बात, 18-19 तक भी सैलरी देने के पैसे नहीं थे इनके पास, ये हालत है। लेकिन एनी हाउ उन हालात से सरकार ने ध्यान दिया और ये उभर कर के आ गए और ये अब तेजस विमान बढ़ा रहे हैं। तेजस 2 भी मैं समझता हूँ 1 साल में आ जाएगा और इनके पास करीब 1.5-2 लाख करोड़ के वर्क ऑर्डर्स भी हो रहे हैं मतलब, और वो ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कुछ जो देश, दूसरे देश है, विदेशी शक्तियाँ, उनको भी सप्लाई कर। तेजस 2 तो एक बहुत बहुत एडवांस मतलब फाइटर जेट होगा। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बढ़िया चीज़ है। ये डिफेंस के, एरो स्पेस के इक्विपमेंट बनाती है, हाल की भी सप्लायर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की भी सप्लायर। और ये जो विमान को देख लेते हैं ना, वो क्या नाम है उसका, उसको कैच करने के लिए वो बड़ा भारत में नाम याद आता है, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, भूल गया, लिख नहीं पाया मैं अभी, उसको लिखा भी नहीं मैंने। ड्रोन नहीं, ड्रोन नहीं है, बनाती डाटा पैटर्न एक कंपनी थी जिसका आज के 2.5-3 साल पहले आईपीओ आया था, 350 रुपये के, 350-400 रुपये में आया था वो शायद आईपीओ। उस शेयर का रेट अभी 3000 रुपये है। बहुत शानदार है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और भारत सरकार को, डिफेंस डिपार्टमेंट को सप्लाई कर रहा है। इससे पहले मैं बता दूं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के पास भी 4 साल के ऑर्डर्स इन एडवांस हैं मतलब, और चुनाव के बाद इसको और मिलेगा मैं जहाँ तक समझता हूँ, क्योंकि अभी इस साल के ऑर्डर्स मिले नहीं है मतलब, चुनाव में लग गई सरकार और मेरा ख्याल है आचार संहिता भी एक बाधक होती है उसमें, और हाल को भी आचार संहिता समाप्त होने के बाद ऑर्डर्स मिलेंगे। आज़ाद इंजीनियरिंग है जो एरो और स्पेस, एरोनॉटिकल एंड स्पेस, इन दोनों के जो वैन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनके लिए एंसिलरी बढ़ाती है। और वो एंसिलरी इतनी मुश्किल है कि उस इंजीनियर ने, जो एंटरप्रेन्योर है, इन हाउस डेवलप की है उसने। और ऐसी पोजीशन है कि जो बायर है, विश्व में 2-3 ही मैन्युफैक्चरर हैं उसके, और वर्ल्ड में मतलब ये पोजीशन है, जो बायर है वो भी साल भर तक टेस्ट करेगा इसको, उसके बाद लेगा। तो कोई कॉम्पिटिटर पैदा ही नहीं होगा, मोनोपोली रहेगी, इसके कारण प्राइसिंग पावर रहेगी। ये जो भी कंपनियां मैंने बताई इनमें प्राइसिंग पावर है, हाल में प्राइसिंग पावर है। कौन है सप्लायर? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में प्राइसिंग पावर है, डाटा पैटर्न में प्राइसिंग पावर है, और आज़ाद इंजीनियरिंग में, और जैन टेक्नोलॉजी भी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है। आसमान में ड्रोन को जाम कर देंगे, नष्ट कर देंगे, पकड़ भी लेंगे कौन सा है अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस। और ये ट्रेनिंग इक्विपमेंट भी बनाती है, आर्मी ट्रेनिंग इक्विपमेंट भी बना रही है। कंपनी एक मीडियम लेवल से स्पीड से मतलब ग्रोथ कर रही है। इसी तरह आइनॉक्स इंडिया, जो जैन ग्रुप, ये तो अशोक अटलूरी की है जैन टेक्नोलॉजी, तो जो आंध्र प्रदेश से हैं, और ये आइनॉक्स इंडिया का जो शेयर है
वो गुजरात के एक जैन फैमिली है उसका है। उनकी 5-6 कंपनियां हैं, मतलब आइनॉक्स पावर, आइनॉक्स विंड पावर, ये आइनॉक्स जो ये सिनेमा थिएटर थे वो भी उन्हीं के थे, उस ग्रुप की है ये कंपनी। तो ये भी फेयरिंग वेल है, ये भी एरो स्पेस लॉजिस्टिक मोनोपोली टाइप आइटम, ये भी बियॉन्ड कंपेयर है, बहुत शानदार कंपनी है। लेकिन इनको आप ऐसा करें, खरीदें, फिलहाल मत खरीदिए, ये महंगे हैं शेयर। कौन सा? जैन और आइनॉक्स महंगे हैं। जैन, आइनॉक्स और आज़ाद, ये तीनों कंपनियां महंगी हैं, इसलिए फिलहाल मत खरीदें, इनको वॉच रखें खड़ी। और जब भी इसमें एक अच्छी सी गिरावट आवे, गिरावट आती रहती है, शेयर बाजार है, इनमें टूटते भी हैं बढ़ते भी हैं, गिरावट जब भी आवे, अच्छी गिरावट, ये नहीं कोई 25 रुपये गिर के खरीद लिया आपने, ऐसा नहीं। कम से कम 300, 400 रुपये की गिरावट जब इसमें आवे, जब आप खरीद लीजिए इनको, इनमें कोई खतरा नहीं, मैं समझता हूँ। वैसे मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं तो एक रूट, हाउ टू ऑपरेट इन द मार्केट एंड हाउ टू इन्वेस्ट इन द मार्केट, खाली ये एक सिद्धांत बता रहा हूँ। और देखिए, भारत के जो एंटरप्रेन्योर हैं बहुत होशियार हैं, बड़े मेहनती हैं। उन्होंने ये आज़ाद इंजीनियरिंग, आइनॉक्स, जैन और डाटा पैटर्न, ये सब तैयार किए हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से तैयार किए, इन हाउस रिसर्च है, ये कोई नकल नहीं है। और भी ऐसी कंपनियां जो सोना पैदा कर चुके हैं, आज भी अपने बल पर इस मंदी के माहौल में भी खड़ी है। मंदी का माहौल का मतलब केमिकल सेक्टर को लेते हैं, विनती ऑर्गेनिक, एसआरएफ, गुजरात फ्लोरो, नवीन फ्लोरो, यूपीएल, बालाजी अमीन्स, अल्काइल अमीन्स और दीपक नाइट्रेट, ये कंपनियां भी ऐसी हैं जिन्होंने कुल मिला करके ले दे के अपने बलबूते पर ही इन हाउस टेक्नोलॉजी डेवलप की और ऐसे केमिकल्स बनाए जो दुनिया में बहुत कम देश बनाते हैं, जिनकी बड़ी डिमांड है। और उससे शेयर होल्डर्स को भी बहुत पैसा दिया और खुद ने भी बहुत पैसा कमाया। इन एंटरप्रेन्योर्स ने कंपनीज को रिच बना दिया, लोगों को रिच बनाया है। मैंने भी बहुत लाभ लिए इन शेयरों से, बड़े फ़ायदे लिए हैं मैंने इनसे। मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे तो कोई फीस चाहिए नहीं, मुझे कोई फीस, मेंबरशिप कुछ भी नहीं चाहिए, नथिंग। मैं तो सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि इतिहास में क्या हुआ है, और हो सकता है भविष्य में कभी फिर ये कंपनियाँ उठें। मतलब थोड़ा सा दबाव है अभी इन पर, कंपनियों पर, प्राइसिंग का, थोड़ी गिरावट का भी खतरा है। खरीदें नहीं, आप कोई भी, कोई आपको फाइनेंशियल एडवाइजर अगर कह दे खरीद लो तो मत खरीदना, मैं कहता हूँ। इनको बस वॉच रखिए, रिजल्ट खराब आ रहे हैं इनके, अच्छे रिजल्ट नहीं है बिल्कुल भी, और कितनी कहाँ जाके टिकेंगे वो रिजल्ट, आई कैन नॉट से, नोबडी कैन प्रिडिक्ट। तो आप जब पढ़े रहें और थोड़ा जब बढ़ने लगे ना, जब इन पे विचार करना। अब वो साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 1.5 है, 2.5 है, 3 है, उठे ना उठे, बस वॉच रखिए, मेरा मतलब है। ऑटोज में आप देख लीजिए, सन 85, 84, 86 के आसपास आए थे, जापानी कोलैबोरेशंस किए थे, हीरो होंडा नामक कंपनी बनी, हीरो की कोलैबोरेशन, होंडा के कोलैबोरेशन से बनी। बजाज ऑटो ने कावासाकी के कोलैबोरेशन से मोटरसाइकिल तैयार की। मारुति ने सन इंदिरा जी के टाइम पर ही तैयार कर ली थी, सुजुकी जापान से। और आयशर कंपनी के, आयशर ने भी, जो जर्मनी की जो बुलेट कंपनी है, उसकी सहायता से मोटरसाइकिल तैयार की है, बनाई है। बरसों हो गए हैं बेचते हुए, ग्रोथ है, आज भी ग्रोथ है। और दैट इज ए वेरी पॉपुलर मोटरसाइकिल अमंगस द रिच यूथ क्लास। और इन्होंने मिनी ट्रक भी बनाया है, वो जापानी कोलैबोरेशन से है, शायद निसान से या किससे है, मुझे ध्यान नहीं है, वो फॉरेन कोलैबोरेशन से। दूसरी बात है कि ये जो आयशर है, ये वोल्वो वोल्वो बस कंपनी से भी इन्होंने जॉइंट वेंचर बनाया है, और उससे भी ये बस बना रहे हैं। लेकिन अब किस चीज़ को किस रेट पे खरीदा जाए, ये मैं निर्णय कर सकता हूँ, आई एम कैपेबल, बट आई कैन नॉट से। इस बारे में क्षमा चाहूँगा, आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि किसी कूड़े कचरे में ना फंसे, कहीं ऐसी मुसीबत में ना फंस जाएगा, आपका पैसा बर्बाद हो जाए। ये बातें कहने वाले कोई नहीं मिलेंगे। बहुत से लोग तो ज़्यादातर तो यही कहते हैं कि 50 शेयर खरीद लो, 7 पीढ़ी मौज करेगी, 200 शेयर खरीद लो, इन कंपनी में 5 कंपनियां हैं, इनको खरीद कर डाल दो, निहाल हो जाओगे। वो ठीक है, उनकी बात सही हो सकती है, मैं काटता नहीं हूँ। लेकिन देखिए, आज 50 लाख का भी इन्वेस्टमेंट कोई कर दे, उनके जो बताते हैं वो शेयर, क्या श्योरिटी है, क्या 7 पीढ़ी गुजर जाएगी।
तो इस प्रकार की अंधाधुंध बात मैं कभी नहीं कहता हूँ। आई ऑलवेज टॉक इन ए सोबर मैनर, क्योंकि मुझे कोई कमर्शियल एटीट्यूड नहीं है, कोई प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं। मैं तो खाली हॉबी के बतौर करता हूँ, आप लोगों से प्रेम प्यार के कारण करता हूँ। एक अनुभव है मेरा, मेरी एक स्टडीज़ भी है, ऐसा नहीं खाली एक्सपीरियंस ही है, बहुत ज़्यादा स्टडीज़ भी कर रखी है मैंने, और इसीलिए आपने देखा होगा इतने सारे फैक्ट्स बता रहा है। इसलिए तकनीक में मतलब पैसा निष्कर्ष, हाँ मैं एक बात कह दूँ पहले भूल जाता हूँ, अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, अभी और बताऊँगा बातें आज ही, मतलब तो मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कर दिया करें प्लीज़। बस मैं यही चाहता हूँ आप लोगों से, मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। आप कितने भी सवाल पूछें, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँगा। जो भी सेबी की सीमाएं हैं, उन सीमाओं का पालन जरूर मैं करूँगा, उनको कभी वायलेट नहीं करूँगा। अगर जाने अनजाने में कोई हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, बाकी आई विल नॉट ग्रो अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ सेबी। अनदर थिंग कि दुनिया में जो भी पैसा पैदा हुआ है, जो पैसा बनाया है लोगों ने, आज जापान है टेक्नोलॉजी की वजह से आगे बढ़ा, जिंदा है टेक्नोलॉजी से जिंदा है, अमेरिका टेक्नोलॉजी से, रशिया टेक्नोलॉजी, चाइना टेक्नोलॉजी। तो चाइना तो टेक्नोलॉजी नहीं, हर चीज़ में उसने टेक्नोलॉजी खुद ने डेवलप नहीं की, चाइना नकल की। उसका तो ये था कि बाहर से एंटरप्रेन्योर्स को ला करके और उसने प्रोजेक्ट लगवाए वहाँ पर, और उस वजह से उसका एक्सपोर्ट बढ़ गया, उन्होंने पैसा कमाया, वहाँ पर चमक आया। बस ये जरूर था। चाइना का खुद का कोई R&D, कोई स्ट्रॉन्ग R&D नहीं है, मैं आपसे कहूँ। बाकी R&D के मामले में जापान, यूरोप और अमेरिका, सबसे टॉप पर अमेरिका है, फिर जापान है, देन यूरोप है, फिर यूरोप में आ गया, जर्मनी तो यूरोप में आ गया, कोई बात नहीं, एक ही बात है। इस तरह से ये सब चीज़ें हैं। मतलब पैसा टेक्नोलॉजी देगी, कारण क्या, उसमें कंपटीशन नहीं होता है, उसमें प्राइसिंग पावर होती है, उसमें डिमांड होती है, ये सारे फैक्टर्स हैं। बस सिर्फ यही देखना पड़ता है कि भाई मैनेजमेंट इतना कैपेबल तो है ना कि कम से कम इसको चला लेगा। कई बार क्या होता है कि अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छी टेक्नोलॉजी, उसके बावजूद भी एंटरप्रेन्योर चला नहीं पाते। अब आप देख लीजिए, खैर हालांकि इनसे कहीं मैच नहीं खाता है, ये पेटीएम का जो मामला है, ये कितना गंभीर मामला है, कितनी बर्बादी हुई है इसमें। आप ऐसा तो कभी नहीं हुआ भाई जैसा पेटीएम में हुआ है, तो हाथों हाथ ही निमट गए। टेक्नोलॉजी तो थी इसमें, लेकिन इनका जो बिजनेस पैटर्न था ना, वो बेसिकली डिफेक्टिव था। आप जो आपका कोर बिजनेस है उसमें तो आपको 1 रुपया ही नहीं मिल रहा है, 1 पैसे की कमाई नहीं है, आप कैसे सर्वाइव करोगे भाई? साइड बिजनेस से आप कितना बिजनेस कर लोगे? तो ये बेसिक डिफेक्ट था इनके बिजनेस का। इनको जो रिसर्च ही करने वाले थे वो पूरी रिसर्च नहीं की है, नहीं, इस तरह ये बात है। तो आज सब्सक्राइब करें प्लीज़, थैंक यू, लाइक करें, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं, काफ़ी है।